अब इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आपको कैश पता है, बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में दो चीजें थी, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब है इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स के अंदर आपने। अब अगेन बात का स्टूडेंट जो है लफ्जों में गुम हो जाता है और घंटों सोचता रहता है कि यार पता नहीं क्या है। ये सिंपल है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट जो की होती है उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं। क्यों मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं? क्योंकि आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, मार्केट से खरीदी मार्केट में सेल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है आपकी। उसके बाद अकाउंट शेयबल, इन्वेंट्री, करंट एसेट, ये सब टोटल है करंट एसेट, ऊपर वाले जितने भी हैं कैश वगैरह सारे करंट एसेट्स हैं, और ये आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। इन दोनों का सम जो है ये आपका टोटल एसेट होगा। स्ट्रक्चर समझ आ गया हम? इसी तर्ज पे ये करंट लायबिलिटीज हैं, ठीक है जी, ये लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। ये उसने टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी लिख दिया, ये समझ लो कि टोटल क्लेम्स हैं आपके, यानी कि वही टोटल एसेट्स के बराबर आ गया। दोनों नीली जो बराबर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर समझ आ गया हमें? अच्छा, ये स्ट्रक्चर समझ आ जाने के बाद अब ये आपने बेटे खुद से करना है ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि यार इस तरह के तो सवाल मसला ही कोई नहीं है। ओके, सेल्स कहते हैं 1.8 मिलियन की है। बाय द वे रिक्वायरमेंट क्या है? बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, इंफॉर्मेशन जो ऊपर दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक। सेल्स 1.8 मिलियन की। अब सेल्स का बैलेंस शीट से क्या ताल्लुक है, फौरी तौर पे ज़हन में लेकर आओ। दो तीन बातें, क्या डेटर्स कलेक्शन पीरियड, अब मुझे नहीं मालूम कि ये होगा भी कि नहीं यूज होगा, ये मैं सिर्फ अपना इंटेलेक्चुअल जो है ना, वो जो जहन की बात है उसको लिखने जा रहा हूं। डेटर्स कलेक्शन पीरियड में सेल्स आती है, ठीक है ना। हो सकता है डेटर्स मिसिंग हो तो हम डेटर्स डिवाइड बाय सेल्स पर डे से डेटर्स को निकालना है। उसके बाद मुझे बताओ तमाम जितनी भी आपकी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो है, ठीक है, जितनी भी टर्नओवर रेशो है, टर्नओवर रेशो उसमें भी सेल्स आती हैं। जैसे वो कह सकता है कि जी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, तो इसका मतलब है कि सेल्स की जरूरत हमें पेश आ सकती है। इसलिए जहन में रखें कि जी सेल्स इंपॉर्टेंट फिगर दी हुई, इसलिए उसकी मदद से हम जो है वो कुछ ना कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। अच्छा जी, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उसने दिया हुआ है, इसकी क्या जरूरत पेश आ सकती है? हो सकता है हमें जो है वो स्टॉक टर्नओवर रेशो में, अब आप सोचें कि जी ग्रॉस प्रॉफिट का स्टॉक टर्नओवर रेशो से क्या ताल्लुक है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट अगर परसेंटेज दी हुई है तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो जाएगी, ठीक है। इससे हमें क्या चीज मालूम हो रही है, फौरी तौर पर आपने मुझे बताना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज कितनी है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% है तो शाबाश बेटे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स जो है वो 75% है, ठीक है बेटे जी। अब जब ये 75% है तो इसका मतलब है कि स्टॉक टर्नओवर रेशो का हमें फिगर वर्कआउट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गई तो हो सकता है इन्वेंट्री यहाँ पर जो मिसिंग है, इन्वेंट्री कैलकुलेट करने में मदद मिल जाएगी हमें, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उसने दे दी। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्किंग हुई भी है, तो ये इसकी हमें यहाँ पर जरूरत पेश आ जाएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से, ठीक बात है जी बेटे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स नहीं होगा? जी बेटे जान, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स होगा ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर 25% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स 75% हो जाएगा ना। ओके सर, समझ आ गई, समझ आएगी ना बेटा। अब इसका ताल्लुक भी जो आपकी ये रेशो डेटर्स कलेक्शन पीरियड की अगर जरूरत होगी तो वो वहां से आ जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड ये देख लो 40 दिन। अब आप यूं समझ लो कि मैं फ्रेश क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूं और अपने ये तमाम का तमाम मैंने अपना जो जहन है ना वो लिखा है यहाँ पर। मुझे नहीं
ये पता कि जी ये क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ता जा रहा हूं और अपने जहन को जो है वो मेकअप करता जा रहा हूं कि अच्छा भाई ये इंफॉर्मेशन यहाँ यहाँ आ सकती है। ठीक है, जिसे कहते हैं माइंड मैपिंग। आगे करंट रेशो। अब करंट रेशो जो है इसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? अगर तीन में से कोई एक इंफॉर्मेशन भी मालूम है तो मैं पकड़ लूंगा। कौन सी? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल। क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट वर्किंग कैपिटल। तो अब अगर ये कह रहा है कि करंट रेशियो 1.6:1 है तो वर्किंग कैपिटल कितना है? 0.6। बात समझ में आती है ना? मैं बेशक इधर लिख दूं, ये कह रहा है 1.6 है, ये 1 है, तो वर्किंग कैपिटल कितना हुआ? बस इस बात को पकड़ लो, काबू कर लो। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है ना बेटे, समझ गए हो ना? इसलिए ये भी माइंड मैप बना लो इसका। ये माइंड मैपिंग से हमें अगले क्वेश्चंस, अगली बात सॉल्व करना आसान होती है। टोटल एसेट्स टर्नओवर, अब ये आ गया ना टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब ये सेल्स हमें टोटल एसेट्स मालूम करने में काम आ जाएंगी। ये टोटल एसेट्स जितनी भी टर्नओवर रेशियो है, ये यहाँ पर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो मैंने कहा था टर्नओवर रेशियोज में काम आएगा। वो टर्नओवर रेशियोज हमें टोटल एसेट की उसने बताई हुई है। टोटल एसेट वर्कआउट हो जाएंगे। अब करंट एसेट यहां से वर्कआउट हो गया, टोटल एसेट यहां से वर्कआउट हो गए, तो नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स एसेट आ जाएंगे ना हमारे पास फिर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। फिर उसके बाद कहता है डेट रेशियो। डेट रेशियो होती है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये डेट इक्विटी रेशियो नहीं है, बल्कि ये उसने बनाई है, एक कंस्ट्रक्ट की है रेशियो। ये होती है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो मेरे बेटे मैंने आपको माइंड मैपिंग कर दी है। 5-7 मिनट लो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, और शायद यार आपने भी जितना क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटे उसको कंप्लीट करो। मैं चाहूंगा कि ये प्रैक्टिस हम अभी करें और हमें कॉन्फिडेंस आए, फिर अगला सवाल करेंगे। ठीक है जी बेटे। डेट रेशियो की ऊपर फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी ओवर ओनर्स इक्विटी लिखा था। दोबारा बोलो क्या? नॉन करंट लायबिलिटी बेटे वो डेट इक्विटी रेशियो है, ये डेट रेशियो है बेटे। वो डेट इक्विटी रेशियो जो होती है ना, आप दोबारा बोलो, आपने क्या बोला था, जरा दोबारा से बोल दो एक मतलब। नॉन करंट लायबिलिटी ओवर इक्विटी ओनर्स इक्विटी। सर मैंने ये फॉर्मूला लगाया था, मेरे दोनों साइड्स इक्वल आए हैं, सॉल्व पूरा हो गया था। ये डेट रेशियो पे आपने बनाया नॉन करंट लायबिलिटीज ओवर, ये डेट इक्विटी रेशियो पे नॉन करंट लायबिलिटी ओवर ओनर्स बेटे इक्विटी। यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो तो है ही नहीं है, यहाँ पर तो डेट रेशियो है। वो जो आप बोल रहे हो डेट इक्विटी रेशियो है, आप डेट रेशियो लगाओ इधर। ओके सर। ठीक है, डेट रेशियो के लिए टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स फार्मूला लगेगा। ठीक है, शाबाश, क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड आई अप्रिशिएट शायद यार, और ये हमारी सरोज, क्या नाम मेरी बेटी का? हाँ, तो आप दोनों बेटे बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मुझे हमेशा अच्छा लगा। आप लोग जिम्मेदारी से पढ़ते हो। ठीक है, इसको कंप्लीट करो। और ये मेरे जो फिजिकली बैठे हुए बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। देखो ऑनलाइन बैठ के जो है वो इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तुम लोग मेरी शक्ल देख के पता नहीं सारी चीजें भूल जाते हो। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, शाबाश। तो मैंने यहाँ पर बताया टर्नओवर रेशियो टोटल एसेट्स, उसने यहाँ पर क्या बताया हुआ है? टोटल एसेट 1.2। फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब देखो जरा आंसर, टोटल एसेट्स। अब ये रेशो दी हुई है, कितनी है? 1.2 रेशो है। सेल्स दी हुई है हमें 1.8 मिलियन। ठीक है, और टोटल एसेट्स नहीं दिए हुए। अब 4th क्लास का फार्मूला लगाओ इसके ऊपर। क्या फार्मूला है? टोटल एसेट्स
1.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.2, तो आपके टोटल एसेट्स क्या आ जाते हैं? 1.5 मिलियन आ जाते हैं। ठीक बात, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक बात। अब आप बताओ, आपने अकाउंट्स टेबल कितने वर्कआउट किए? मुझे वर्कआउट करने की जरूरत है या आपके हुए में? कलेक्शन पीरियड से आपने वर्कआउट किया है ना? चले मैं यहां पे वर्किंग कर देता हूं इसकी। क्या हो गया ना? आपकी डेटर्स कलेक्शन पीरियड दी हुई थी उसने, डेटर्स कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे, सेल्स डिवाइडेड बाय 365। उसने डेज दिए हैं कि 360 दिए हैं, इसका ख्याल रखना होता है, इसको 365 करना है। अब कलेक्शन पीरियड उसने हमें दी हुई है, एवरेज कलेक्शन पे 40 दिन दिए हुए हैं। अच्छा, एक और बात ये ध्यान में रखनी होती है, दिन दिए हो तो यहाँ पे दिन आना है, महीने दिए हो तो यहाँ पे 12 महीने आना है, वीक्स दिए हो पर वीक दिया हो तो इधर 52 आना है, 52, ये ख्याल रखना है। अब हमारे पास डेटर्स नहीं है, लेकिन सेल्स हमें उसने दी हुई है 1.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 कर लो भाई निकालो। 40 मल्टीप्लाइड बाय, बताओ 1.8 डिवाइड बाय 365 क्या आता है? जी बेटे 431.51 इक्वल्स टू डेटर्स आ जाएंगे आपके। 197260। कितने आ जाते हैं? 197260। 197,260, ये डेटर्स आ गए। काम बन गया? चलो, ये आपके पास डेटर्स वर्कआउट हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट उसमें इन्वेंट्री के लिए उसने क्या दिया हुआ है आपको? स्टॉक टर्नओवर रेशो दी हुई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 6। अब वो कैसे कैलकुलेट करनी है? आप यहां पर लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उसने दी हुई है 6 टाइम्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स का 75% है, 18 इंटू 75%, ठीक है। और इन्वेंट्री नहीं दी हुई। अब इन्वेंट्री इक्वल्स टू 75% क्या आता है इसका? 1350 इंटू 6। बताएं जी इन्वेंट्री क्या बन गई हमारी? 225,000। हाँ, आई एम सॉरी, ये नीचे आएगा। नहीं, एक मिनट, क्या कर रहे हो? डिवाइडेड बाय 6 होगा, ठीक है, ऐसे है ना? 6 इधर आएगा। आई एम सॉरी जी बेटे, क्या आता है? 225,000। 225,000। थैंक यू। ओके, अब आपके पास देखो क्या चाहिए। अब इसे फिल कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए आपके पास? कितने? 197,260 और इन्वेंट्री आपके पास आ गई 225,000, ठीक है। टोटल एसेट्स आ गए कितने? 1.5 मिलियन 1,500,000, ठीक है। अब यही टोटल एसेट्स इधर आएगा,
इधर आएगा ना बेटा, ठीक है। अब मुझे बताइए आपके पास टोटल करंट एसेट्स कितना बनता है जी? ये चारों का टोटल कीजिए, 3 to 7 480,000 1 480,000 480,000 यस सर, 1 नहीं आता बस स्टार्ट में। जी बेटा 480 है, 1 नहीं आता। 480,000 480,000 ये मेरे पास आ गए। टोटल करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स कितने बन गए बेटे जान? 1020,000 ये फिगर आ गई मेरी बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर आप पास करंट लायबिलिटीज लेनी है, उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे? करंट रेशो, ठीक है। करंट रेशो उसने दी हुई है, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1.6 एंड करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी को मालूम करने के लिए करंट एसेट हमारे पास कितने आ गए जी? 480 आपके पास आ गया। 480 डिवाइडेड बाय 1.6 कर लें तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी, ऐसे ही होगा। यस सर। तो कितना आता है जी करंट लायबिलिटी? इक्वल्स टू 300,000। ये बात भी हमारी वर्कआउट हो गई। सारा कुछ कितना इज्जत के साथ सॉल्व हो रहा है। 300,000 हमारी है करंट लायबिलिटी। अब 300,000 में से 140 लेस करें तो बाकी नोट्स पेबल कितने बन जाते हैं? 160। बैलेंसिंग फिगर है ना ये, ठीक है। जैसे ये फिक्स एसेट की बैलेंसिंग फिगर हमने वर्कआउट की उस तरह ये बन रहा है। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट हमने देखने कितने हैं, इन दोनों को आप जरा नेट कीजिए। आपके पास 150 जो है वो टोटल है, शेयर होल्डर्स इक्विटी आपकी जो है 60 है। तो यहाँ पर अब का टोटल आपका जो है वो 150 होना, 1.5 मिलियन होना चाहिए ना। इन दोनों तीनों का टोटल 1.5 मिलियन बनता है। इसमें से 9 लेस करें तो कितना आता है? 600,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब वो कह रहा है कि जी आपने डेट रेशो कैलकुलेट करनी है। वो अब डेट रेशो देखो कहता है 60% होना चाहिए, डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज कितनी है आपकी? देखिएगा टोटल लायबिलिटीज आपकी हैं 9, ठीक है। और टोटल एसेट्स कितने हैं आपके? 1.5। अब यहां पर देखो जी डेट रेशो क्या वाकई वो निकलती है आपकी डेट रेशो, ये किस्म की उसने चेक दी है आपको, इक्वल्स टू 60%। अब देखो आपको टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज कितनी हमने बनाई? 900,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने हैं? into 100। क्या हमारा 60% ही आता है? तो हमारा हो गया कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है बेटे जान, समझ आ गई बात? अरुण आपको भी समझ आ गई? जी बेटे। सर जो ऊपर हमें टेबल दिया है उसको फिल करने के मार्क्स होंगे कि सारी कैलकुलेशन करने के भी मार्क्स होंगे? बेटे जान सारी कैलकुलेशन के भी मार्क्स होंगे और टेबल फिल करने का भी मार्क्स होंगे। वर्किंग के लाजमी मार्क्स होते हैं, मतलब एक एक नंबर वर्किंग का होगा तो आधा आधा नंबर फिल करने का होगा।
ओके सर। अब मुझे बताओ कंफ्यूज कहाँ पर है? आंसर आप खास तौर पर बताओ, कंफ्यूज कहाँ पर है? वो आप क्लियर हो गया बेटे? चलो शाबाश, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो ना? मतलब अब देखो मेरी अप्रोच क्या है, इस तरह के 50 सवाल करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत वाजे तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह के 2-3 सवालों पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। ये अप्रोच प्लीज बेटे समझ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। देखो डिफरेंट अप्रोचेज हैं टीचर्स की, ठीक है, मैं सब टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। टीचर कहते हैं कि जी पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, रट्टा लगा के अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में बन जाना। मेरी अप्रोच क्या है कि एक ही झटके में अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? जो माइंड अप्लाई करता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है जिसकी। देखो ना, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, क्लाइंट आके बैठा आपके सामने और आप कह रहे हो जी मैंने तो रट्टा लगाया था, ठहर जब मैं थोड़ा इसके ऊपर सोच लूं फिर आपको जवाब देता हूँ। जो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा? क्लाइंट जैसे ही आके बैठेगा उसको पढ़ के बता देगा जनाब ये मसला है आपका। तो प्लीज बेटे पहले झटके में अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। उसके लिए सिर्फ रट्टे को साइड पे करके कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग करना पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है ये, बल्कि ज्यादा आसान है। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले झटके में बनना ज्यादा आसान है। रट्टा हमेशा बहुत मुश्किल होता है, भूल जाता है। ठीक है, प्लीज समझने की कोशिश करें। आए आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन